नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में उत्तराखंड की सभी 95 ब्लॉकों में कृषि विभाग के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल के माध्यम से जनता को संबोधित किया। डोईवाला में भी कृषि विभाग के कार्यालय में भी जनप्रतिनिधियों व किसानों ने पीएम मोदी के संबोधन को सुना और इसके साथ ही पीएम मोदी द्वारा लगभग 9 करोड़ 4 लाख किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे बैंक खातों में डाली गई। अपने अटल जी के जो जन्म दिवस है और आज हम सुशासन दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। अटल जी को हम भारत रत्न की उपाधि मिली है। मैं उनका आज श्रद्धांजलि देने भी आया हूँ और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है कि पूरे देश के लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को आज 2,000 रुपये सीधे उनके खाते में डाले और इससे जो है किसान की आय भी दुगनी हो रही है, देश का किसान खुशहाल भी है। और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, अभी आप देख रहे होंगे कि सीधे जो किसान लाइव प्रधानमंत्री जी से जुड़े हैं, सारे देश के किसान कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी योजना है। और मैं देश के किसानों से कह सकता हूँ कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए हमारी सरकार जो है रात दिन काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तराखंड राज्य में 0% पे 4.5 लाख किसानों को अभी तक 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए, लगभग 2600 करोड़ रुपए अभी तक। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पेवेलियन ग्राउंड में आज कृषि मंत्रालय की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम के जरिए देश भर के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि किसान सम्मान निधि के रूप में हस्तांतरित की। इस दौरान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कार्यक्रम में कई विधायकों, राजनेताओं व किसानों ने शिरकत की। उसी के साथ अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के 4 लाख नहीं 8,27,000 किसानों के खाते में 165 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में ट्रांसफर किए गए। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों को संबोधित करते हुए कृषि बिलों के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य पर भारत सरकार और राज्य सरकार वचनबद्ध है। और कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी जी इस देश के आम व्यक्ति से, किसान से, मजदूर से, व्यापारी से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, विद्यार्थी से, सबसे इस आत्मीयता के साथ जुड़े हैं कि सब उनकी बात सुनना चाहते हैं और उनकी बात को पर विश्वास भी करते हैं। तो आज उन्होंने जिस प्रकार से 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि ट्रांसफ़र की है और बताया कि किस प्रकार से 1,10,000 करोड़ की राशि जब तक सरकार आई है पार्ट 2 में किसानों के सीधे खाते में गई है। और किसानों को इन तीनों कृषि सुधार कानूनों से जो लाभ है, उनकी आय जो 2022 तक दुगनी करने का लक्ष्य है, उसमें इसका जो योगदान है उसको भी उन्होंने ठीक से किसानों को समझाया है। विभिन्न राज्य के किसानों से बात की है, किसानों ने अपने अनुभव बताए। इससे जो किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनके बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उनकी राजनीति का पर्दाफाश हुआ है। कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो पीएम किसान सम्मान निधि जो पूरे देश में दी जा रही है किसानों को, बहुत अच्छी पहल है। पहले क्या होता था कि किसान ऋण लेते थे और फसल नुकसान हो जाती थी, उसके कारण से कई आत्महत्या करते थे। लेकिन जब से ये निधि जो सम्मान निधि किसानों को मिल रही है, उनका बीज, खेती की जुताई और साथ में जो है जो भी दवाइयाँ लगती हैं, आपके जो है जितने भी तत्व लगते हैं खेती में चाहिए, वो सारे के सारे किसान जो है इस सम्मान निधि के माध्यम से ले लेते हैं और बहुत अच्छा इसका जो है असर जा रहा है। और कई योजनाएं सरकार की जो हैं किसानों के प्रति जो चल रही हैं, बहुत अच्छा है। और साथ साथ में जो कृषि बिल बनाए गए हैं, 3 कृषि बिल, ये किसानों के लिए अभी जो कुछ किसान भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन जब इसका रिजल्ट आगे आएगा, इसका प्रतिफल मिलेगा,
बहुत जैसे बताते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री जी कोई भी अगर बिल बना रहे हैं तो बहुत लंबे उसको लेकर चलते हैं। उसका जो है फल जो है मिलता है और आगे लगातार मिलता रहेगा। और जो भ्रमित हो रहे हैं या जिन कुछ तत्व जो हैं उनको भ्रमित कर रहे हैं वो गलत है। मेरे हिसाब से ये जो जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, कृषि से संबंधित, किसानों से संबंधित, ये कहीं ना कहीं आगे जाकर बहुत अच्छा जो है फल देंगी और किसानों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। धन्यवाद। लेकिन मुझे पहली बार किसान सम्मान निधि मिली है और मैं नहीं, मेरे गांव में कई लोगों को मिली है। और मुझे पहली बार यूरिया में नहीं मिलता। जब से मोदी जी आए हैं यूरिया मिलने लगा है। और जो हम अपने नलकूप लगाते थे, अपना बोरिंग करते थे, पूरा पैसा देते थे। हमने जो किया है 50% अनुदान मिला है। ट्रैक्टर पूरे ब्लॉक में एक मिलता था, अब ट्रैक्टर भी हमें अनुदान में मिल रहा है। तो विरोध करने वाले तो करेंगे क्योंकि ये तो नेतागिरी चलती रहेगी देश में। लेकिन कृषकों को यदि जितना लाभ मोदी जी ने दिया है, शायद मुझे लग रहा है कि कभी कभी मिला नहीं इतना लाभ। जिस तरीके से तो खानपुर व लक्सर ब्लॉक मुख्यालय पर विधायकों की मौजूदगी में क्षेत्र के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों से वर्चुअल संबोधन को सुना और अपनी ओर से किसानों को कृषि कानून की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। खानपुर में विधायक कुंवर प्रणव सिंह और चैंपियन ने यहां पर कहा कि नए कृषि कानूनों से कृषि क्षेत्र के लिए बुनियादी सुविधाएं बढ़ेंगी और साथ ही साथ किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की छूट मिल गई है, तो इससे उनकी आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के बारे में कुछ लोगों द्वारा किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों को लाना इन कानूनों का मकसद है। उधर लक्सर में विधायक संजय गुप्ता व भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष निपेंद्र चौधरी ने कहा कि जिले में करीब 1.25 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने की दिशा में जी जान से जुटी हुई है। किसान है वो जान रहे हैं, लेकिन कुछ भोले लोग हैं। अब सब किसान तो उच्च शिक्षित है नहीं, उनको नियम कायदों का बेचारों को पता नहीं है और इसी अज्ञानता का फायदा उठा करके जो विपक्षी दल हैं वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन शनै शनै वो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। हमारे पंजाब के किसान भी, हरियाणा के भी, उत्तर प्रदेश के भी, हर तरफ के किसान इस बात को समझ रहे हैं और वो आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो सरकार की नीतियों के हक में आ गए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18,000 करोड़ रुपए एक क्लिक करके किसानों के खाते में भेज दिए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और रही बात किसान बिल की, किसान बिल पे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने स्टैंड पे कायम हैं और वो स्टैंड उनका अपनी जगह बिल्कुल सही है। और जो किसान बिल हैं, जो विधेयक पास हुए हैं, उन विधेयकों से किसानों को भारी लाभ होने वाला है। 2022 तक 100% किसानों की आमदनी दोगुनी होने वाली है। तो काशीपुर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा हरिद्वार में मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को लेकर महाराणा प्रताप चौक पर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला दहन किया और राज्य में लगातार बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आशीष अरोड़ा बॉबी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने की कोशिश वो कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया उसी तरह से उन्हें चाहिए कि इस्तीफा दिया जाए। महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और अपराधी मौज ले रहे हैं और बेलगाम अफसरशाही हावी है। तो बीजेपी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सारा जो नारा है वो यहाँ पर हवाई दिख रहा है, यानी कि जितने भी दावे और वादे किए गए सब फिसड़ी साबित हो रहे हैं। कार्यक्रम ये था जो हरिद्वार में लड़की का रेप हुआ है, उस विषय में है। ये क्यों हुआ, इतना गंदा घिनौना काम, जहाँ जहाँ बीजेपी के राज में इतना गंदा घिनौना काम हो रहा है, इतनी शय मिल रही है, सीधा हाथों हाथ इन्हें फांसी दे दी जाए। कोई केस ना हो, कोर्ट केस कोई ना हो, इन्हें फांसी दी जाए जो हत्यारे हैं। ऐसी घटना पर मैं निंदा व्यक्त करता हूँ। आज हमने महाराणा प्रताप पे पुतला दहन करा है और ऐसी उस पर घटना पे घोर निंदा की हमने। हम चाहते हैं कि त्रिवेंद्र रावत की सरकार इस्तीफा दे। ऐसी सरकार जो अपना राज्य नहीं समझती, ऐसी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए अपने आप ही, बिगड़ के।
तो गदरपुर क्षेत्र में पड़ने वाले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा पर रतनपुरा गांव को पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया है और इस मौके पर एसपी क्राइम प्रमोद कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश पर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया और सभी सुरक्षा संबंधी कदम उठा लिए गए हैं। किसानों के मार्च को रोकने के लिए शासन के स्पष्ट निर्देश हैं, जिसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई है और किसी किसान को उत्तर प्रदेश की सीमा में उत्तराखंड से नहीं जाने दिया जाएगा। और किसान नेता जगदीश सिंह ने कहा कि शासन ने यदि किसानों को रोका है तो भी इसी स्थिति में गांधीवादी तरीके से दिल्ली मार्च किया जाएगा। और साथ ही एसएसपी दिलीप सिंह भी इस मौके पर वहां पहुंचे थे। अपनी मर्जी से निकल रहा है और सब में जज्बा है और सब वहाँ पहुँचेंगे। पहले ज़्यादा परेशान करेंगे तो सब किसान जाए पहुँचेगा वहाँ। इसका कोई भी किसान को ना रोका जाए और उनको वहाँ अपना प्रोटेस्ट करने के लिए जाने दिया जाए। जितना भी रोकेंगे जाएगा। तो आप लोग किस तरह से जा रहे हैं? ट्रॉलियों से, वाहनों से, किस प्रकार? ट्रॉलियों से, गाड़ियों से, जैसे जैसे जिसका साधन है सब लोग जा रहे हैं। कर जा रहे हैं अब? नहीं, इकट्ठे ही मार्च करेंगे, लेकिन सबको कहा गया कि ऐसे निकल के आगे इकट्ठे हो। यहाँ से जैसे निकलती हैं बिलासपुर, रुद्रपुर या गांव से ट्राली निकल रही हैं, गाड़ियाँ निकल रही हैं, सब आगे जाके इकट्ठे होकर चलेंगे। ये तो करेंगे ही और हम जाएंगे और पहुंचना जरूरी है, सबको पहुंचना है, कोई कहीं रोक नहीं है। यहाँ रोकेंगे तो हम हाईवे जाम करेंगे, यहाँ परेशानी करेंगे हम आगे रोक देंगे तो उनको छोड़ना पड़ेगा। इनको बिल्कुल ना करे ऐसे सरकार और इनको जाने दे। तो किसानों को दिल्ली जाने से रोकने पर किसानों के वाहनों की चपेट में आने से थाना अध्यक्ष, सीनियर सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और घायल पुलिसकर्मियों का सरकारी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। इस दौरान रोके जाने पर विरोध स्वरूप किसानों ने सड़क में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कृषि बिल के विरोध में किसानों का काफिला खटीमा, नानकमता ग्रामीण क्षेत्रों से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। तो पुलिस ने किसानों को सिंसई खेड़ा आदि राजमार्ग पर रोक लिया, जिसका किसानों ने भी विरोध किया। इस दौरान जमकर तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कॉल थी कि आज हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचना है, लेकिन शासन प्रशासन ने रात से इतनी तैयारी कर दी। हमारे घरों तक में इन्होंने छापे मारे रात, और आज जो यहाँ पर उन्होंने घेरा है, घेर कर हम लोगों को यहाँ से वो आगे नहीं जाने देंगे, लेकिन हम लोग दिल्ली जाके रहेंगे। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर और कुंडली बॉर्डर पर धरना लगाए बैठे हैं। इनको समर्थन देने के लिए यहाँ से और पूरनपुर और यूपी से लोग जो दिल्ली कूच कर रहे थे, उनको रोकने का काम पुलिस प्रशासन ने किया। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। बाजपुर में कृषि कानून को लेकर किसान दिल्ली सिख द्वारा यानी कि गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष और शिरोमणि अकाली दल के सदस्य मनजिंदर सिंह सिरसा और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा के नेतृत्व में ये एकत्रित हुए। तो दिल्ली में चल रहे आंदोलन को समर्थन देने के लिए हजारों किसानों ने कूच किया और इस दौरान शिरोमणि अकाली दल के सदस्य मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि किसानों को कोई भी ताकत दिल्ली जाने से नहीं रोक सकती है। तो किसान दिल्ली पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को और यहां पर बल देंगे, जिससे विवश होकर केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेना होगा। अनलॉफुल है, ये हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंट जजमेंट जो कि किसान आंदोलन के दौरान ही कहा किसानों को अपना अधिकार है आंदोलन करने का, और यह भी कहा कि कोई सड़क रोक नहीं सकता, किसी के चलने वाले के भी अधिकार हैं। यहाँ पुलिस ने फिर आज वही बैरिकेड लगाकर, बड़े बड़े ट्रक लगाकर, कंटेनर लगाकर सड़क रोकी है। हम बार बार पूछ रहे हैं हमें आप रोक क्यों रहे हैं? हम तो उत्तराखंड से यूपी में घुसने जा रहे हैं और यूपी से दिल्ली में जाएंगे, हमें आप क्यों रोक रहे हैं? हमने क्या गलत किया है? पुलिस एक ही जवाब दे रही है, हमें हाई अप से कहा गया है, हमें अथॉरिटी ने ऊपर से कहा है। क्या कारण? हमें कारण नहीं पता, हमने तुम्हें जाने नहीं देना, हमने तुम्हें जाने नहीं देना। मैं सभी आपके नेशनल मीडिया को विनती करता हूँ, मैं कोर्ट को भी ये विनती करता हूँ, आपके ऑर्डर की अवहेलना की जा रही है, आपके ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हमें यहाँ पर रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट को भी सो मोटो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए जो किसानों के साथ ऐसी जाति कर रही है, धक्केशाही कर रही है। आगे एक्शन क्या? हम हाथ जोड़ेंगे और आगे चलेंगे, हम रुकेंगे नहीं। हमने अपने लोगों को ये कहा है किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके का कोई भी किसी के साथ धक्का, जो भी तुम्हें मारे मार खाओ, पीटे पिटवाओ, जितना मर्जी पीटे हम पीटेंगे, लेकिन हम फिर भी आगे जाए। और इसके आधार पर जो है इसमें कि हमारे 2-3 कर्मचारियों को बिल्कुल समझ लीजिए कि जो है मारते मारते वो आगे निकले हैं।
तो उसको हम इसमें एफआईआर करेंगे, दर्ज करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे और हमारे पास सारी विजुअल्स भी हैं। सर सरकार उसी एफआईआर में आ जाएगा, कैसे जानलेवा सारी बातें आ जाएंगी, सारी बातें आ जाएंगी। तो हल्द्वानी की कैथोलिक चर्च में भगवान यीशु के जन्मदिन को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और चर्च के अंदर फादर रॉयल फादर पॉल के द्वारा प्रार्थना सभा यहां पर की गई और कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। इस दौरान सभी के लिए अमन और दुआ की शांति के लिए प्रार्थना की गई। फादर रॉयल ने कहा कि भगवान यीशु ने जिस प्रकार लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान दी थी, उसी प्रकार आज उनको याद करके उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हम देश और समाज की सेवा करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आज के दिन भगवान यीशु ने लोगों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तो दी और हम दुआ करते हैं कि पूरे संसार के अंदर अमन और शांति बनी रहे। वो आज तो सभी को याद करते हैं इसीलिए कि वो God has become man and God is love and truth. So as Gandhi himself said, so today we say that love is celebrated, not any other external. So we must love one another even as God himself loves us. So in reality and of course in our deeds we must show or manifest. So that's why this is called फीस्ट ऑफ लव। अच्छा, दिस इज हमारा जो सेलिब्रेशन जो है ना, हम कल रात को हमने कहीं 12 बजे शुरू किया था। ये प्रभु यीशु का जन्म के उपलक्ष्य में हमने मिसा कराया है और ये संदेश जो है प्यार का संदेश है, शांति का संदेश है। जब प्रभु का जन्म हुआ था, शांति का पैगाम लेकर स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर वही शांति का पैगाम सभी लोगों को मिले जो प्रभु का पात्र है। तो आज की इस दुनिया में सब कोई शांति के लिए ललायत रहते हैं। हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में अशांति फैली हुई है। तो इस वक्त प्रभु का जन्म हम सब लोगों के लिए यही संदेश दिलाते हैं कि हमें हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, समूचे भारतवर्ष में शांति के लिए कार्य करना है और प्रेम, सद्भावना एवं भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को कायम रखते हुए देश की उन्नति के लिए कार्य करने के लिए प्रभु यीशु का जन्मदिन समय फिर एक बार हमें यही संदेश दिलाते हैं और हम उसके लिए तैयार होते हैं। 2020 में कोविड-19 वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को आतंकित किया है और यही यीशु गॉड का जन्मदिन जो है वो 25 दिसंबर को यानी कि आज यहां पर मनाया गया और इस दौरान प्रार्थना की गई कि जल्द इसकी वैक्सीन आ जाए जिससे फिर दुनिया में अमन और चैन बहाली में देखा जाए और मिलजुल कर लोग एक बार फिर से रहना शुरू कर दें। तो चर्च के सचिव का कहना है कि भगवान यीशु ने हजारों साल पहले जो नासरत में गैब्रिएल नामक एक स्वर्गदूत से मरियम को दर्शन यहाँ दिया था और कहा था कि तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी तो पुत्र को जन्म भी दिया जाएगा और उनका नाम यीशु रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्रिसमस पर तारे का भी बहुत महत्व रहता है क्योंकि इस तरह से यीशु की ये पूरी कहानी समझाने की कोशिश की गई क्योंकि इसी तारे ने ईश्वर के बेटे यानी कि यीशु मसीह के धरती पर आगमन की सूचना दी थी। हम 14 जून को ये हमारा चर्च खुल गया था जब लॉकडाउन हटा था, तब से हमने व्यवस्था बना रखी है कि सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्कैनिंग और क्या नाम सैनिटाइज, हम चर्च को भी सैनिटाइज करते हैं, ग्राउंड को भी सैनिटाइज करते हैं। कल भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने देखा था, नोटिस किया था कि हम लोग पहले से ही करते हैं। हम इस बारे में सजग हैं और सामाजिक दूरी हम बना कर रखते हैं और चाहते हैं लोगों को अवेयर भी करते हैं कि थोड़ा सा सुरक्षित रहने के लिए इन सब चीज़ों को अपनाएं, प्रशासन का सपोर्ट करें। जैसा प्रशासन ने कहा है, प्रशासन की गाइडलाइन को मानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम उसको मानकर चल रहे हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं। हमारा क्रिसमस का पर्व है, साल का एक क्रिश्चियंस का, ईसाई समुदाय का एक पर्व होता है ये साल का, उसको हम एंजॉय कर रहे हैं और प्रशासन ने हमें भरपूर सहयोग दिया है, इसलिए हम प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरे विश्व में इस बार क्रिसमस कई जगहों पर नहीं मनाया गया है और इसी तरह हरिद्वार की ज्वालापुर स्थित चर्च में नहीं पहुंच पाने से लोगों में मायूसी देखी गई और चर्च में मौजूद सिस्टर कल्पना ने बताया कि जिस तरह से कोविड-19 ने देश में कोहराम मचाया हुआ है और अभी इसका कोई विकल्प और टीका तैयार नहीं हुआ है, इसलिए हमने चर्च में किसी भी व्यक्ति के आने की अनुमति नहीं रखी है, यानी किसी को भी अंदर आने नहीं दिया गया है और सभी लोगों को ये संदेश दिया गया कि अपने घर से ही लॉर्ड जीसस का जन्मदिन धूमधाम से मनाएं और उनसे कामना करें कि जल्द से जल्द कोरोना से हमें निजात मिले।
क्रिसमस विश करती हूँ। प्रभु यीशु का जन्मदिन हुआ है आज। टुडे वेरी स्पेशली द लॉर्ड हैज़ ब्लेस्ड एवरीवन. हिज पीस एंड जॉय हैज़ ब्रॉट हैप्पीनेस टू एवरीवन. And we believe that Jesus has come to this world as a Savior and Lord to save everyone, not only the Catholics, but the whole humanity. And since His peace and joy and happiness brought to all of us, we believe that this corona that is been going on the whole world, that the Lord may remove it, and all the people will be healed very soon. That is what our faith. And we specially prayed for the whole world, especially to remove this pandemic from this world, so that the people may live happily and joyfully and have a normal life again and to enjoy life. वहीं सितारगंज के अनुग्रह आश्रम में भगवान यीशु का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और अनुग्रह आश्रम के अंदर फादर रडोल्फ के द्वारा प्रार्थना सभा की गई और इस दौरान सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया गया। फादर रोडोल्फ ने कहा कि भगवान यीशु ने जिस प्रकार लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान दी थी, उसी प्रकार आज उनको याद करके उन्हीं के कदमों पर चलने का भी प्रयास किया गया। और उसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि लोगों को प्रेरित भी किया गया और दुआएं भी आज मांगी गई कि पूरे संसार के अंदर अमन और शांति हो और कोरोना महामारी से भी जल्द से जल्द छुटकारा पाया जाए। काफी कम है और ऐसे हर साल हम लोग पूरी रात यहाँ पर जो है प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाया करते थे, पर इस साल हम लोगों ने कल शाम को 4 बजे से 6 बजे तक प्रार्थना की है और आज जो है 11 बजे से 1 बजे तक प्रार्थना है। हर साल के जैसे मना नहीं पा रहे हैं, भीड़ भी कम है और अधिक लोगों को हमने आमंत्रण भी नहीं किया है और उसका सारा इंतजाम भी करा दिया। हम लोगों ने मास्क लगाना या टेस्ट करना या सही रीति से दूर बैठने का सारा इंतजाम भी किया है। लक्सर पुलिस ने बसेड़ा गांव में 5 दिन पहले दिन दिहाड़े हुए आशीष जैकी हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लक्सर कोतवाली में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी देहात स्वप्न किशोर ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि 5 दिन पहले आशीष पर 5 लोगों ने दिन दिहाड़े गोलियां बरसाई थी, जिसमें आशीष की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल के पिता की तहरीर पर 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या और प्राण घातक मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि शेष 3 आरोपियों की भी लगातार तलाश की जा रही है। दिसंबर को वादी श्री राजेश कुमार के द्वारा 5 अभियुक्तों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120 बी आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराने हेतु लिखित तहरीर दी गई थी, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा प्रभारी निरीक्षक हेमंत सिंह नेगी के नेतृत्व में 2 नामजद अभियुक्तों मैनपाल एवं मनोज उर्फ राजू निवासीगण बसेरा खादर को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शेष नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।